बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, हमारा तो दौर आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई मस्त कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और इसी के क्रम में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में 2 नंबर में आता है। वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उसी को करवाने वाले हैं और एक ही वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 का। तो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो, और वीडियो को लाइक के साथ कमेंट भी करना है आपको, ठीक है? बढ़िया लगे तब, नहीं लगे तो छोड़ के चल जाइए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, आय से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शारीरिक तथा मानसिक श्रम के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहा जाता है। देखिए कितना शॉर्ट परिभाषा हम लोग दिखाएं आपको कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शारीरिक तथा मानसिक श्रम के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, उसी को हम लोग आय कहते हैं। मतलब कि मानकर चलिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से काम किया और उसके बदले हम लोग कुछ पारिश्रमिक दिए तो उसी को आय कहते हैं। समझ गए होंगे क्वेश्चन को आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में जितना भी वस्तु और सेवा के उत्पाद किया जाता है उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश की नागरिकों की औसत आय है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब एवं किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को लिखें। तो राष्ट्रीय आय में जब गणना करने लगते हैं तो क्या क्या कठिनाई आता है उसी को लिखना था। पहला इसका पॉइंट मार के लिखिएगा। पहला 1 नंबर, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा होगा दोहरे गणने की संभावना। तीसरा है आपका मूल्य मापन में कठिनाई। तो ये सब जो कुछ पॉइंट बताएं कि राष्ट्रीय आय की गणना में ये सब जो कठिनाई होता है उसको हम लोग लिख दिए। आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिएगा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि आय का गरीब के साथ संबंध स्थापित करें। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आय का गरीब के साथ गहरा संबंध है। आय में गिरावट होने से लोग अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग का जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है, जो गरीब का रूप ले लेता है। क्या लेता है? गरीब का रूप लेने लगता है। अतः जब आय में वृद्धि होती है तो गरीब का जीवन स्तर बेहतर होता है। ठीक है, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब आय में वृद्धि होती है यानी जब आय में बढ़ोतरी होती है तो लोगों का जो जीवन स्तर है यानी गरीबों का भी जीवन स्तर होता है वह जो है बढ़ जाता है, यानी बोले तो जीवन स्तर बेहतर हो जाता है। लेकिन जब आय में गिरावट आएगी, जब आय में क्या होगी? गिरावट। तो गिरावट आएगी तो गरीब जो है बहुत गरीब हो जाएगा, एकदम कंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अब क्वेश्चन ही नहीं बचा हुआ है चैप्टर नंबर 2 का। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा मुद्रा, बचत एवं साख। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।